अभी सुबह का वक्त है और अच्छी धूप है और अभी हम एक जगह पे हैं, एक खास जगह पे। इससे पहले भी मैंने एक प्रीवियस वीडियो बनाया था, हालांकि वो पता नहीं क्यों फेसबुक से डिलीट हो गया है। थोड़ा मैं अचानक चलते चलते मैं आचार्य प्रशांत जी की किताबें अब देहरादून में भी उपलब्ध हैं, वो आपको दिखा रहा हूँ मैं। और वो आज के दौर में खासकर युवाओं के लिए एक इंस्पिरेशन, प्रेरणा, प्रोत्साहन और मार्गदर्शन के क्षेत्र में बहुत अच्छा, बेहतरीन, शानदार काम कर रहे हैं। और एक तरह से कह सकते हैं आप उनको कि वो फैक्ट पे आधारित और जो अध्यात्म विज्ञान है उसकी उन्होंने एक नई परिभाषा दी है लोगों को। एक अच्छी जीवन शैली और उच्च मानदंड क्या होते हैं वो चीजें बताई हैं। तो यहाँ पे देर न करते हुए हम आपको दिखाते हैं। बेबी वाला प्यार, बेबी वाला प्यार लास्ट में मिलते दो चक्कर। ये किताबें देख लीजिए आप, यहाँ पे बहुत सारी किताबें मिलेंगी। और यहाँ पे कुछ पाठकगण भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। बेबी वाला प्यार, जो आशिक लोग होते हैं। ये आपने ली किताब क्या? हाँ जी। क्या मतलब क्या सोच के लिए आपने? तो जब पढ़ेंगे तभी पता चलेगा, पढ़ने के लिए लिया है। ये आचार्य जी से कैसे आप करते हो? मैंने फर्स्ट टाइम लिए वो, तो अभी जब पढ़ेंगे तभी इसके बाद ही पता चलेगा। वीडियो वगैरह भी बहुत सारे आते हैं यूट्यूब वगैरह पे आचार्य जी। फोन का यूज कम करता हूँ, फोन मेरे पे ऐसे नहीं है, बट मैं यूज कम करता हूँ तो इसलिए। और सर आप भी क्या आचार्य प्रशांत जी को फॉलो करते हैं आप क्या? करते हैं, देखते हैं, पर हम तो ज्यादा भगवत गीता को और स्वामी विवेकानंद को फॉलो करते हैं। तो आचार्य प्रशांत को सुनते हैं, अच्छा स्पीकर हो, बहुत अच्छा। उन्होंने भी भगवत गीता और तमाम चीजों की वो की है, उन्होंने व्याख्या की है, काफी अच्छा नए तरीके से की है। उन्होंने एक चीज और बताई है कि जो जैसे मतलब हम एक पारंपरिक धर्म को मान के आते हैं और धर्म की सबसे एक हमारे यहाँ एक अच्छी स्थिति भी है और एक बुरी स्थिति भी ये है। बुरी स्थिति, धर्म की अच्छी स्थिति ये है कि सनातन आज भी किसी न किसी रूप में जिंदा है, शाश्वत है जो। लेकिन बुरी स्थिति ये है कि हमने जो ठीक परंपराएं नहीं थी, बीच में कुछ विकृतियां आ गई सनातन धर्म में, वो विकृतियां हम आज भी ढो रहे हैं। जैसे पशु बलि है या धर्मांधता है, बिना फैक्ट के किसी चीज को वो करना है। लेकिन आचार्य जी ने बताया है कि अध्यात्म भी एक विशुद्ध रूप से विज्ञान है और वो विज्ञान हमारे भौतिक या जो हमारी दुनियादारी का विज्ञान है उससे ऊपर का विज्ञान है, उससे आगे का विज्ञान है। तो उन्होंने एक नई परिभाषा दी है कि इसी चीज पे। और जो हम तमाम जो अच्छी परंपराएं हैं वो तो ठीक है, हमने बहुत सारी अच्छी परंपराएं छोड़ दी हैं, लेकिन ऐसी परंपराओं को ढो रहे हैं हम जबरदस्ती। जो विकृतियां बीच में आ गई थी अलग अलग, चाहे वो मुस्लिमों का दौर हो या उससे पहले तुर्क, अफगान वगैरह आए, विदेशों से हूण, मंगोल वगैरह आए, तो उनके आने से कई बार ऐसा हो गया कि वो लोग हमारी संस्कृति से घुल मिल गए। तो कई बार ऐसी स्थितियां आई कि उनकी जो कुछ थी, क्योंकि वहां पे जैसे वो प्रवृत्तियां हैं पशु बलि वगैरह वगैरह, तो वो भी हमारे उसमें आ गई हैं, वो हम आज तक ढोते रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? आचार्य जी ने एक नई व्याख्या दी है। देखो, मैं तो कहना चाहूंगा कि इंसान का सबसे बड़ा जो धर्म है वो मानव धर्म है ना। और सबसे बड़ा अगर जीवन जीना है किसी को, उसके कर्म है, क्योंकि आपके कर्म सही होने चाहिए। और जहां तक आपने सनातन की बात करी, तो मेरे ख्याल से तो सनातन अजर है, अमर है, कभी ना मिटने वाला। और हमारा सनातन यही सिखाता है सबको कि आपस में प्यार से रहना है। और हमारा जो स्लोगन भी है कि सर्वे भवन्तु सुखी, है ना, सर्वे भवन्तु निरामय वाला। तो सनातन तो हर किसी को सही सिखाता है। और रही बात ये कि विकृतियां आ रही है पशु बलि की, तो देखो ये परंपराएं रूढ़ि विचार वाले होते हैं। तो जैसे जैसे समाज में परिवर्तन होते हैं तो ये चीजें भी होना जरूरी है और होती है। अब सब इंसान एक जैसे तो नहीं हो सकते हैं। और जैसे आप है, आप मीट खाना पसंद करते हैं, मैं नहीं खाना पसंद करता हूँ, है ना। तो आपकी इंडिविजुअल लाइफ है। पर क्या होता है कि जितने लोग झूठाई से अच्छाई की ओर आएंगे, बुकों का अध्ययन करेंगे, अच्छे लोगों की संगति करेंगे, तो जीवन में परिवर्तन आता रहता है।
जैसे आचार्य जी ने एक और चीज कही है फिटनेस पे उनका बहुत वो रहता है। उन्होंने कहा है कि जो योग विज्ञान है, अध्यात्म विज्ञान है, फिटनेस और शारीरिक एक्टिविटीज भी और सांसों की जो इंटरनली और एक्सटर्नली एक्टिविटीज दोनों जरूरी हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे का मतलब पूरक हैं। लेकिन दरअसल देखा जाता है कि लोग शारीरिक एक्टिविटीज तो बहुत सारी करते हैं, लेकिन जो इंटरनली होता है वो, क्योंकि योग में वो कंप्लीट तभी माना जाता है जब आप पूरा प्राणायाम, ध्यान और शारीरिक गतिविधियों से शुरू होता है, लेकिन वो ध्यान और समाधि पे खत्म होता है। लेकिन आज तो खाली व्यायाम ही किया जाता है। तो आचार्य जी ने इस चीज पे भी कहा है कि मतलब उसको अगर करना है तो पूरा, क्योंकि ये भी जो परम सत्य है या परम ब्रह्म है जो भी है, उसका अनुभव करने का ये भी एक माध्यम है। क्योंकि जैसे सांख्य योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, वैसे अष्टांग योग भी है। लेकिन यहाँ क्या है कि योग को सिर्फ या तो उसमें लिया जाता है कि हाँ जी हमें आर्मी में जाना है, या कुछ लोग सिर्फ स्वस्थ रहने के लिए करते हैं। लेकिन योग जो अष्टांग योग है उसका एक वो है कि आप ईश्वर की अनुभूति भी उसके माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते आपको उसको कंप्लीटली करना पड़ेगा। लेकिन अब क्या लोगों में जागरूकता दी जाए कि लोग शारीरिक व्यायाम के अलावा भी उसके जो पूरक के रूप में प्राणायाम होता है या रेचन होता है, ध्यान होता है, समाधि की अवस्था तक आदमी पहुंच जाता है। और समाधि की अवस्था वो चरम अवस्था होती है कि बोलते हैं वो वहां पे आदमी टाइमलेस हो जाता है, वो मतलब अहम ब्रह्मार्शी वाली स्थिति में पहुंच जाता है। कई बार जो समाधि में पहुंच जाते हैं तो उनको बाय द वे 7-7 10-10 दिन बीत जाते हैं और उनको ये लगता है कि महज 1 घंटा हुआ है। तो अब ऐसी स्थितियां जो हैं वो हमारे धर्म में शायद योग अध्यात्म विज्ञान ने जो दिया है, ऐसा दुनिया में कहीं भी किसी ने नहीं कहा है ये बातें। तो अब इस चीज की कमी रह जाती है। फिटनेस बढ़िया है, शुरुआत उसी से होती है योग की, शरीर को वार्म अप करने से, एक्सटर्नली जो भी होता है, लेकिन इंटरनल एक्टिविटीज बहुत कम करते हैं हम। तो क्या कहना चाहेंगे आप जो तमाम फिटनेस को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए कि वो पूरा करें उसको लगभग मतलब? देखो, सबसे पहले क्या है कि हमें अपना तन स्वच्छ रखने के लिए सबसे पहले अपने मन को स्वच्छ करना पड़ेगा। आजकल की जनरेशन है, आजकल के जो लोग हैं वो दिखावा ज्यादा करते हैं। जैसा कि आपने बोला है कि लोग फिटनेस करते हैं, भाई आर्मी के लिए कर रहे हैं, एक पर आध्यात्म पे और ध्यान नहीं दे रहे हैं। मेडिटेशन कर रहे हैं पर वो मेडिटेशन उस लेवल का नहीं सोचते हैं कि मतलब उनको जो क्या है कि आनंद की प्राप्ति हो। अब जैसे कोई आपने बोला है कि कोई योग में बैठता है और उसको यही पता नहीं चलता है कि मैं 4 घंटे 6 घंटे बैठ गया, उसे लगता है 15 मिनट मैंने किया। तो पहले क्या करते हैं, अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं, अपनी शॉल को कंट्रोल करते हैं। और उसके लिए सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि आपको सबसे पहले जो आपकी गलत आदतें हैं, जैसे आपके मोबाइल फोन हो गया, आज की जनरेशन क्या है कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम और तमाम बहुत सारी चीजें हैं। और दूसरा वो चला हुआ है आजकल ट्रेंड में, ये होम स्टे वाले चले हुए हैं। तो लड़के लड़कियां क्या है कि उनके पास टाइम ही नहीं है इन चीजों को देखने के लिए। तो सबसे पहले तो हमें जो हमारे जो गंदे विचार है और गंदी चीजें हैं, या जैसे आज कोई तो शुद्ध खाना ही नहीं खा रहे हैं, अब अच्छा भोजन नहीं करेंगे तो कहाँ से विचार अच्छे हो जाएंगे आपके। तो सबसे पहले कि हम अच्छा खाएं, अच्छा सोचें, अच्छी बुकें पढ़ें, वहीं से हमारा आगे का जो मार्ग है वो तैयार होता है। यहाँ पे एक बात हमारे दिमाग में भी नहीं थी, एक बात और निकल के आई है कि सोशल मीडिया का मतलब होता है सामाजिक जनसंचार, लेकिन लोगों ने उसको अपना मतलब जैसे अपना पर्सनल मीडिया बना दिया है, उनको व्यक्तिगत। तो उससे क्या है, कई खामियां विकृतियां पैदा हो गई हैं। और आज दुनिया की सबसे यूथ जनरेशन वाला देश है भारत, जहां लगभग 60 करोड़ से ज्यादा यूथ हैं जो 15 से 45 के बीच हैं। और अगर 15 से 55 के बीच बात की जाए तो लगभग 80 करोड़ यूथ जनरेशन है। लेकिन बावजूद इसके जिस प्रकार की स्थितियां बन पड़ी हैं, उससे लगता है कि शायद 2050 आते आते तो जो वास्तविक भारत है, वास्तविक भारतीयता है, वो शायद देखने को नहीं मिलेगी, वो सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज रह जाएगी। तो आपने ये बहुत बेहद अच्छी बात और शानदार बात कही आपने कि जो हमें यूटिलाइज करना चाहिए था, सोशल मीडिया का हो या किसी भी चीज का हो, सकारात्मक, वो नहीं हो पाया है। और अब तो स्थितियां मतलब बद से बदतर हो रही हैं।
तो अब आगे समाधान की दिशा क्या होगी और कैसे यूथ को कैसे वो आएंगे मोटिवेट, जैसे आसिर प्रसान जी हैं उनसे यूथ मोटिवेट हो रहे हैं, लेकिन एक समस्या आ रही है। समस्या ये आ रही है कि कई बार वो घर से ही, क्योंकि आचार्य जी ने जो बातें बताई ना वो तो बहुत हाई लेवल की हैं। वो तो बताते हैं कि सीधे इस दुनिया में हम आ रखे हैं तो हम परम मोक्ष के लिए आ रखे हैं, या अहम ब्रह्मार्षि, या उन्होंने कहा तत्त्वमसि, ये चीजें बताई उन्होंने। तो यहाँ तक जुड़ना तो छोड़ो, इसके प्राइमरी स्टेज तक जुड़ना भी आदमी के लिए मुश्किल है, क्योंकि वातावरण ही नहीं है। न तो घर वाले सपोर्ट करते हैं, अगर कोई इस तरह से करता भी है तो शायद वो उसको समाज में एडजस्ट होना मुश्किल हो जाता है, या अपनी फ्रेंड सर्किल में। तो अब इसके लिए क्या चाहिए? आप किसी भी महान कार्य के लिए, रचनात्मक परिवर्तन के लिए जुनून बहुत जरूरी होता है। कहा जाता है कि आप प्रतिभा आपसे सिर्फ वही काम करवा सकती है जो आप कर सकते हैं, लेकिन जुनून आपसे वो काम करवा सकता है जो आप कभी नहीं कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से जो लोग जुड़े हुए हैं, देखते हैं, तो इस चीज में हमको क्या तमाम चीजों को, समाज को या तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए इस चीज को एक जुनून की तरह लेना चाहिए। देखो क्या होता है कि अच्छी चीजें, अच्छे लोग और अच्छी किताबें देर से समझ में आती है, पर जब वो समझ में आती है तो आदमी का जीवन बदल जाता है। हाँ, जीवन बदल जाता है। जो आचार्य प्रसन्न जी हो या स्वामी विवेकानंद जी हो, है ना, चाहे आप गीता का अध्ययन करें, मैंने खुद गीता का अध्ययन किया है, तो आदमी क्या है कि बिल्कुल उसके जो विचार है वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं उसके। हाँ, पैसों से लोगों ने हर चीज को पैसों से जोड़ दिया। पैसों से देखो आजकल के शुरू होकर पैसों पे ही खत्म हो जाता है। नहीं, आजकल केंद्रीय भूमिका में पैसा है, सही करा। देखो एक पार्ट है, लेकिन केंद्रीय भूमिका में पैसा नहीं होना जी चाहिए। केंद्रीय भूमिका में जो उन्होंने कहा है कि आई एम डिवाइन, आई एम ब्रह्मा जी और तत्वमसि, ये चीजें होनी चाहिए। लेकिन ये प्राइमरी उसमें हमारे मतलब सेंटर जो हमारा गोल होता है उसमें नहीं है। सेंटर गोल तो हमारा पैसों से शुरू होता है, पैसों से शुरू होता है, पर ही खत्म होता है। उसके बाद आपने देखा होगा, चाहे वो पुलिस वाले हैं, पैरामिलिट्री हैं, वो क्या हो रहा है कि अमेरिका की जैसे फौज, इजराइल जैसी फौज वहाँ नौसिखियों से हार रही है। कारण ये है कि जो नौसिखिए हैं उन्होंने तो पैसों से नहीं जोड़ा। अब जो वो ट्रेंड स्किल्ड फौज है, चाहे वो अफगानिस्तान में हारी, वियतनाम में हारी, उसका कारण ये है कि जो आर्मी में जा रहे हैं वो सिर्फ पैसों के लिए जा रहे हैं। उसके बाद वो एक्टिविटी छोड़ देते हैं, बहुत मामूली, अमेरिकी फौज हो या कहीं भी हो, कि उसके बाद वो सारी एक्टिविटी छोड़ देते हैं जो उनको करनी चाहिए। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप कि पैसों से ही इसको जोड़ के रखें, या पैसा एक पार्ट के रूप में लें और अंतिम जो अपना लक्ष्य रखें जीवन में, चाहे आप 80 साल के भी हों, लेकिन ये जो एक्टिविटीज आपने शुरू में आर्मी में जाने के लिए तो लगातार जारी रखें, या पुलिस में जाने के लिए। नहीं, देखो मैं एक बात बताना चाहूंगा। आपने बोला है कि मतलब पैसे के लिए जो जा रहे हैं आर्मी में कहीं भी, मैं आपको एक बात बता दूं कि ओनली इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में एक आर्मी ऐसी होती है जो सच्ची देशभक्त होती है। आप कोई राजनेता ले लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, कोई प्रधानमंत्री ले लीजिए, किसी का मंत्री हो, कोई भी हो, हर कोई अपना पैसे के पीछे भागा हुआ है। आर्मी वाला अगर मैं बोल दूं कि कल ही भी जंग होती है, यूक्रेन की या रशिया की जंग हो रही है, उसमें मर कौन रहा है? हम आप नहीं मर रहे हैं, आम लोग नहीं मर रहे हैं, ज्यादा कौन मर रहा है? आर्मी वाला मर रहा है। और आर्मी वाले की सैलरी कितनी होती है? आर्मी वाले की सैलरी कितनी होती है? 30-40 हजार रुपए। और एक विधायक या मंत्री की सैलरी कितनी होती है? और दूसरी बात है कि उनके पास जो उनको फैसिलिटी दी जाती है, कितनी फैसिलिटी होती है, उसके बाद भी अपने वो बिजनेस चलाते हैं। जबकि ये क्या होता है, एक आर्मी वाला जो होता है वो ड्यूटी पे होता है तो अपना बिजनेस नहीं चला सकता हो, या एक पुलिस वाला होता है अगर वो सरकार में है तो अपना कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट नहीं चला सकता हो। क्यों? क्योंकि सरकार बोलती है भाई आपको सैलरी दी जाती है, और उनको कितने घंटे काम करना पड़ता है? 24 घंटे एक पुलिस वाले को कभी भी कॉल आ सकती है। एक आर्मी वाला 24 घंटे की ड्यूटी होती है, उसे कभी भी सीमा पे जाना पड़ता है, और कितनी सैलरी मिलती है उसको। और मुझे तो लगता है कि देश में अगर सबसे फिट कोई है, सबसे एक्टिव है, तो आर्मी है। आर्मी से बेटर कोई नहीं है। ये चर्चा दरअसल इसलिए भी हो रही थी कि अभी मैं इंटरव्यू देख रहा था, बहुत सारे जो विदेशी चैनल होते हैं उसमें इंटरव्यू इस ढंग से आते हैं कि जैसे अफगानिस्तान में सोवियत संघ की फौज गई, वो भी वहां से हार के ही गई एक प्रकार से। वियतनाम की, अमेरिका की वेल ट्रेंड, सबसे अत्याधुनिक प्रशिक्षण लेके
और हथियारों के साथ वियतनाम में गई। वो उसको भी वहां लगभग 60-70 हजार आर्मी गंवा के जाना पड़ा। अफगानिस्तान की बात करें तो अमेरिका की सबसे अत्याधुनिक फौज, उसको भी दुम दबा के 2021 में वहां से भागना पड़ा। और दूसरी तरफ वियतनाम की फौज हो, चाहे वो अफगानिस्तान की जो कबीलाई हैं या तालिबान है, और भी हैं वहां पे बहुत सारे कबीले, तो वो आखिर जीत कैसे जाते हैं इन जंग को, जबकि उनको कोई प्रोफेशनल एडवांस लेवल की न तो ट्रेनिंग मिलती है, न उनके पास वेपन्स इस प्रकार के होते हैं, लेकिन कैसे वो दुनिया की तमाम अत्याधुनिक आर्मी पर भारी कैसे पड़ जाते हैं? देखो, मेन चीज क्या होती है कि अमेरिका अगर अफगानिस्तान में गया, उसका अपना इंटरेस्ट था वहां पे, है ना, क्योंकि वहां पे मिनरल्स इतने ज्यादा है, खनिज तत्व इतने ज्यादा थे। या रशिया भी गया, कोई भी जिसने, वो उसके डेवलप के लिए नहीं गए हैं। अब सपोज करो आप किसी का राज्य में जाके या देश में जाके आप वहां के आम लोगों को, आपके पास वेपन से कितने हो वो मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है कि पॉपुलेशन। और दूसरी बात है, आप किसी चीज के लिए गए हैं, आप अफगानिस्तान की जनता के लिए नहीं लड़ रहे थे वहां पे, आपका खुद का इंटरेस्ट था। और जो अफगानिस्तान के जो लोग थे, जो वहां के निवासी थे, वो अपने देश के लिए लड़ रहे थे। उनको पता है कि अमेरिका अपने फायदे के लिए आया है। नहीं तो अगर कोई ऐसा होता कि वहां के गवर्नमेंट के साथ लड़ता, तो मुझे नहीं लगता कि तालिबान वहां पे कब्जा कर लेता अफगानिस्तान में। तो मेन चीज यही है कि सेना किसी के पास कितनी हो, कुछ हो, जब तक वो अपना इंटरेस्ट देखेगी, तो किसी भी आतंकवादी संगठन हो या कोई देश हो, तो उसमें विजय पाना बहुत कठिन है। क्योंकि जो अपने देश के लिए लड़ता है, उसके पास वेपन से वो मैटर नहीं करता है, बस उसका एक जुनून हो, देशभक्ति, है ना। अब जिसका इंटरेस्ट होगा वो क्या देखेगा, वो देखेगा कि मरने से भी बचेगा, और ये चीज भी देखेगा वो कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट देख लेगी। पर जिसका आप घर छीनोगे, जिसका आप भाई मारोगे, तो वो तो नहीं देखेगा। वो तो देखेगा भाई मैं तो देश के लिए कुर्बान होना है, मैंने तो अपना देखना है। तो यही चीज। क्या नाम है सर आपका? शमशेर सिंह चौहान। शमशेर सिंह? हाँ, मैं शमशेर अकेडमी से हूँ। हाँ, ये एसएस डिफेंस अकेडमी हमारी, और स्टूडेंट भी हमारे पास, और मैं पिछले 4-5 साल से करवा रहा हूँ, और मैं नेशनल एथलीट हूँ, 2 बार नेशनल खेला हूँ। अच्छा, तो हमारा सौभाग्य है, शमशेर सिंह जी चौहान नेशनल लेवल के एथलीट भी रह चुके हैं, और यहाँ पे प्रशिक्षण एज ए कोच ट्रेंड करते हैं। मतलब एक ये हम आर्मी के लिए करते हैं। और अच्छी बात ये है कि ये आप कहते हैं ना कि स्वार्थ और परमार्थ अगर साथ हो और परमार्थिक भावना ही, इसीलिए मैं बता रहा था कि हर चीज एक पैसा, प्रोफेशन एक पार्ट होता। आचार्य जी भी वही कहते हैं कि केंद्र में जो होता है वो हमारा काम होना चाहिए, और काम ऐसा होना चाहिए जिसमें हमारे साथ साथ अन्य लोगों का भी फायदा हो और उनको भी प्रेरणा, प्रोत्साहन और मार्गदर्शन मिले। बात वही उसी पे आ रही थी, वहीं से हमने शुरुआत की थी। और साथ में ये भी नई बात निकल के आई कि जुनून और देशभक्ति हो तो फिर कोई ऐसी मंजिल नहीं है जिसको हम फतेह नहीं कर सकते हैं। और अगर सिर्फ हम प्रोफेशन के लिए काम करते हैं तो शायद इसीलिए बात चल रही थी कि वो भारी क्यों पड़ते हैं। अभी जो वियतनाम में बहुत जो 1960-70 के दशक में अमेरिका के 3 लाख फौज वहां से वापस लौट गई थी, और 60,000 सैनिक उनके मारे गए थे, बिल्कुल हार के। और तो अमेरिका के सामने ये एक बहुत बड़ा सवाल रह गया था। वहां के बहुत सारे एक्सपर्ट थे, उन्होंने ये सोच विचार किया कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि एक नौसिखिया फौज हम पे भारी पड़ गई। और यही चीज अफगानिस्तान में भी हुई। अफगानिस्तान में तमाम पहले भी आपने देखा होगा, नजीबुल्लाह की सरकार वहां, जिसकी आर्मी अमेरिका और सोवियत संघ ने जिसको प्रशिक्षित किया था, वो हार गए। हामिद करजई की आर्मी हार गई। खुद अमेरिकी फौज थी, उसके सामने ऐसी स्थितियां थी कि अगर वो वहां से जाते नहीं तो शायद उनको भी वही चीजें झेलनी पड़ती। तो मुख्य बात यह है कि देशभक्ति, जुनून सबसे बड़ी बात है, और इसको केंद्रीय भूमिका में रखा जाए तो फिर पैसा, ये चीजें गौण हो जाती हैं, ये मैटर नहीं करता फिर। हाँ, तो शमशेर सिंह चौहान जी हम अचानक से जुड़े, काफी अच्छी बात है उन्होंने बताई, और हमें आशा ने तो पूर्ण विश्वास है कि आगे भी लगातार वो तमाम देशभक्ति के नए मतलब प्रतिमान गढ़ते रहेंगे, नए नौजवानों को प्रशिक्षित करके, और जो भी नौजवान हैं उनको एक नई दिशा जो दे रहे हैं वो बेहतरीन काम है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि काम ऐसा हो जिसमें नाम भी हो, दाम भी हो, काम भी हो, और प्रेरणा, प्रोत्साहन और मार्गदर्शन भी हो। तो एक साथ ये चीजें मिल जाए तो
तभी हमारे काम की उपयोगिता है, सार्थकता है, उपादेयता है कि हम न सिर्फ अपने घर परिवार के काम आए, अपने समाज, अपने देश के और देश की सीमाओं से बढ़ के दुनिया, पूरी दुनिया, देश दुनिया में काम आए। तो इसी में हमारे मानव होने की सार्थकता है। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आचार्य प्रशांत जी से बात चली थी, तो ये यहाँ पे आप आ सकते हैं, इनसे जब भी बात होगी तो आपको यहाँ पे मतलब तमाम चीजें मिल सकती हैं। यहाँ पे ये देख लो आप, कोई भी ऐसी विषय नहीं है जिसपे उन्होंने व्याख्या नहीं की है, अपने ढंग से उन्होंने वो नहीं किया है, बड़ा जबरदस्त वो दिया है उन्होंने। तो यहाँ पे आप भी कुछ कहेंगे? आशीष जी भी हैं, तो आशीष जी से थोड़ा पूछना है कि देहरादून में ये जो किताबों का स्टॉल लगा है वो कब से लगा है और अब तक कैसा अनुभव रखा आपका इस उसमें, और कैसे आप आचार्य प्रशांत जी से जुड़े? 3 सवाल बैक टू बैक। आचार्य जी को तो मैं पिछले 2 साल से सुन रहा हूँ और देहरादून में स्टॉल लगाते हुए हमको 2-3 महीने ही हुए हैं अभी। वो अनुभव कैसा है आपका? मेरा अनुभव अभी तक काफ़ी अच्छा रहा है। ज़्यादातर स्टॉल जो हम लगाते हैं कोचिंग कॉलेज एरिया में लगाते हैं, स्टूडेंट से बात होती है, उनके विचार जानने को मिलते हैं, किताबों में काफ़ी रुचि रहती है आचार्य जी की, तो बहुत अच्छा रहा अभी तक का अनुभव। अच्छा, और भविष्य के लिए क्या उम्मीदें हैं? भविष्य के लिए अभी हमारा प्रयास ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आचार्य जी की किताबें पहुंचा पाएँ, इसी में लगे हुए हैं सभी लोग। रिस्पॉन्स कैसा है? कितने लोग किस ढंग से आचार्य जी को फॉलो या अप्रिशिएट कर पा रहे हैं यहाँ देहरादून में? क्योंकि यहाँ देहरादून एक भागम भागम वाली लाइफ है, तो कितना लोग अप्रिशिएट कर पा रहे हैं, कितना फॉलो कर पा रहे हैं, और इंस्पिरेशन कैसा किस ढंग से ले पा रहे हैं? आचार्य प्रशांत जी को लगभग जितने लोगों से हमारी बात होती है लगभग सभी ने सुना होता है। कहते हैं कि उनका वीडियो हमने यूट्यूब पे देखा है, कभी कहते हैं कि हमने इंस्टाग्राम पे देखा है। तो ज़्यादातर लोगों से जो बात होती है ना, वो कहते हैं कि हमने आचार्य जी को सुना है, तो फिर वो बात को समझते हैं, वो किताबें भी ले जाते हैं। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। तो आशीष जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो आशीष जी कहाँ से हैं आप? मैं यहाँ बल्लभपुर चौक देहरादून से हूँ। अच्छा, बल्लभपुर चौक से हैं। और अब हम थोड़ा, आपको काफी बातें हो गई और जिस चीज में हमने शुरुआत की थी ना, उसी चीज में हम चलते चलते अंतिम पड़ाव पे भी पहुंच चुके हैं और उसी चीज के बारे में हम थोड़ा बताएंगे। अब मैं थोड़ा आचार्य प्रशांत जी को, वैसे वो किसी परिचय के मोहताज है नहीं, परिचय से ज्यादा उनके काम है, काम बोलता है। अगर आपके काम हैं, वो काम उनके लंबो जद्दोजहद है। वो IIM में भी रहे, IIT में रहे, एक IAS अधिकारी भी रह चुके हैं। वो UPSC भी क्लियर किया। मतलब जो भारत की 3 सबसे टॉप मोस्ट जो चीजें मानी जाती है, एक IIT में निकलना टॉप मोस्ट माना जाता है। IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हो गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये दोनों ऐसे संस्थान है, उसके लिए लोग, मतलब आप कल्पना कर सकते हैं कि वहाँ एक सीट के लिए कम से कम 2-2 लाख लोग अप्लाई करते हैं, तब जाके वो क्लियर करना पड़ता है। और UPSC में भी वही है। UPSC में बमुश्किल 1000-2000 पदों के लिए 10-10, 12-12 लाख लोग अप्लाई करते हैं। तो आचार्य प्रशांत जी वहां से गुजरे, लेकिन वहीं तक सीमित नहीं रहे। वहां से उन्होंने फिर क्विट करके और वो इस लाइन में आ गए कि ताकि युवाओं को एक नई डायरेक्शन, मार्गदर्शन, प्रेरणा और प्रोत्साहन दिया जाए। क्योंकि युवा पीढ़ी जिस ओर जा रही है, उसका कहीं न कुछ मोटो, कहाँ जाना है, कहाँ से आए थे, क्यों आए थे, कुछ पता नहीं। तो ये चीजें हैं, उन्होंने एक नए ढंग से उन चीजों की व्याख्या की है। और उन्होंने अध्यात्म को एक विज्ञान के रूप में वो किया है कि अध्यात्म एक विज्ञान ही है। जो हमारा दुनियादारी का विज्ञान है ना, चाहे वो भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है, उस विज्ञान से आगे का विज्ञान है अध्यात्म और योग विज्ञान। उसमें उन्होंने काम किया है और उसके बारे में उन्होंने बिल्कुल नए ढंग से, एक रचनात्मक ढंग से और एक नए ढंग से एक उसकी तथ्यात्मक व्याख्या की है विद फैक्ट। तो आप देख सकते हैं, ये बहुत सारी किताबें यहाँ पे हैं। ये देख लीजिए, ये प्रकृति का मतलब है, ये पूरी दुनिया जो हम विजिबल मैटर जो भी देखते हैं, चाहे हम हैं, जड़ और चेतन, वो आता है प्रकृति में।
जो जड़ है और वो जो चेतन भी है। चेतन मतलब हम मनुष्य हो गए, जड़ मतलब जो भी आप पत्थर और तमाम चीजें देख रहे हैं वो हो गया। प्रकृति सत रज तम 3 गुणों वाली मानी जाती है, ये इसमें दिखाया गया है। क्लाइमेट चेंज पे भी उन्होंने लिखा है। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आज जिस प्रकार से हमने प्रकृति पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है 20-30 सालों में, मतलब इतना खतरनाक ढंग से कि मतलब अब क्या ही कहा जा सकता है। भारत में तो प्रकृति पर्यावरण का जितना नुकसान पिछले 30 सालों में हुआ है उतना कभी हुआ नहीं है। कोई भी चीज ऐसे नहीं है जिसपे आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये तभी है जब आप इसको ढंग से पढ़ें, सोचें, समझें, परखें और जीवन में आत्मसात करें, जीवन में डालें इन चीजों को। और ये इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, इंग्लिश में भी हैं, ये देख लीजिए। इनकी जो वीडियो आप देखते होंगे, आप लाइव सेशन में भी इनसे जुड़ते होंगे, इनके शिविर में भी जाते होंगे आप, तो इंग्लिश, हिंदी, जो जिस भाषा में वो करना चाहता है पढ़ सकते हैं। ये देख लो, लोग आज तक इन चीज को नहीं, प्रकृति को नहीं समझ पाए। प्रकृति और माया एक ही चीज है, ये एक सिक्के के 2 पहलू कह सकते हैं। माया को ही प्रकृति कहते हैं, प्रकृति को ही माया कहते हैं। जो जड़ चेतन होता है ना पूरा ब्रह्मांड में, जो विजिबल है वो ही प्रकृति और माया कहा जाता है। जो विजिबल से परे है उसको ब्रह्म कहा जाता है। तो यही अंतर होता है निर्गुण निराकार। जो विजिबल, जिसे हम पा नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, हमारी बुद्धि सोच नहीं सकती है, वही ब्रह्म होता है, उसकी आत्म तत्व वही होता है। जो दिखाई दे रहा है वो माया और प्रकृति वही होता है। और स्थितियां ये हैं कि आचार्य जी वही कहते हैं कि माया और प्रकृति के द्वारा ही हम इससे पार क्या है, इससे पार क्या है वो हम जान सकते हैं, लेकिन माध्यम यही चीज बनती है। शुरुआत हमें यहीं से करना है, लेकिन रुकना नहीं है। इस चीज को माध्यम बनाते हुए, लगातार एक पुल बनाते हुए, सीढ़ी बनाते हुए उस परम सत्य या ब्रह्म या आत्म चेतना तक पहुंचना है। तो तमाम, कोई ऐसा नहीं है जिसपे आपको यहाँ पे किताबें नहीं मिलेंगी, तमाम चीज। और अच्छी बात यह है कि युवा वर्ग उनसे लगातार जुड़ रहा है और एक कई युवाओं की जिंदगी में उन्होंने एक नई रोशनी का और नई प्रेरणा, प्रोत्साहन का संचार किया है। कई युवा जो कि बिल्कुल हिम्मत हार गए थे या उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो बहुत अच्छा कैरियर बनाने के बावजूद असंतुष्ट हैं। साहब बहुत अच्छा कैरियर बना दिया, मतलब IIT निकाल दिया, सरकारी नौकरी लग गई या बिजनेस में सक्सेस हो गई, लेकिन अंदर से कुछ अधूरापन, अतृप्ति सी महसूस होती है। लगता है कि कुछ खाली खाली सा, हालांकि बोलता नहीं है आदमी। बाहर तो आदमी ये शो करता है सब बढ़िया है, मतलब फील गुड महसूस करवाता है, दिखाता है लोगों को कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा जी रहा हूं मैं। लेकिन जो आंतरिक असंतुष्टि है उसका लेवल उम्र बढ़ने के साथ बढ़ता जाता है। और एक स्थिति ऐसी आती है कि बोलते हैं कि जब आदमी लास्ट स्टेज में आता है ना, मरते समय, तो बोलते हैं 7 मिनट में उसका पूरे जीवन का फ्लैशबैक सामने आ जाता है। ओनली 7 मिनट में बताते हैं कि टाइम लेस हो जाता है, यानी उसके लिए समय अतीत, समय खत्म हो जाता है। 7 मिनट में उसके जीवन का पूरा फ्लैशबैक, पूरा का पूरा जो उसकी अनकॉन्शियस अवचेतन में, अचेतन में है ना, वो सारी फाइलें खुल जाती हैं। तब वो इस दुनिया से रो रो के जाता है अतृप्ति और अधूरेपन के साथ। कि सारा जीवन ऐसे मिथ्या चीजों में गया, जो वास्तविक चीजें थी, जो वास्तविक सत्य था, अंतिम सत्य था, अल्टीमेट ट्रूथ, वहां तक हमने पहुंचने की न तो जद्दोजहद की, पहुंचना न पहुंचना अलग बात है। तो उन चीजों पे ये है कि क्या हमारी सच्चाई है। उन्होंने वही चीज कही है कि काम वो करो जिस काम में आपको संतुष्टि हो, जिस काम में सबका जड़ चेतन, सबकी भलाई हो, आत्मसंतुष्टि हो, वो काम चुने, काम अच्छा चुने। पैसा न देखें कि आप सिर्फ पैसा देखोगे तो फिर आपको संतुष्टि नहीं होगी अपने काम से। इसलिए सबसे पहले ये देखिए कि कौन सा ऐसा काम है जिससे आप दुनिया की भी भलाई कर सकते हैं, और उसके साथ अगर आपका भी कुछ संतुष्टि मिलती है, उससे बड़ी भलाई क्या होगी। भैया मैं अगर संतुष्टि मिल गई, जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिल गया, वो सबसे बड़ी चीज है। तो ये चीजें हम आपको दिखाई, आप भी आइए। और यहाँ पे देहरादून में
देहरादून में 3-4 जगह हैं दरअसल जहाँ पे ये बुक्स आपको मिल सकती हैं। गांधी पार्क में मिल सकती हैं, ये ज़्यादातर जो सर्वे चौक है और DAV रोड जाती है जो करणपुर के लिए, वहाँ पे भी मिल सकती है। और उसके अलावा आज यहाँ पे चूँकि महोत्सव का भी टाइम है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी मिल सकती है। अभी ये परेड ग्राउंड खेल स्पोर्ट्स ग्राउंड है, तो वहाँ पे ये शुरू होने वाला धरोहर फेस्टिवल है। बहुत सारे फेस्टिवल यहाँ पे ऑर्गेनाइज होते हैं, तो ये स्पोर्ट्स ग्राउंड भी है। तो यहाँ पे आज यहाँ पे हैं। तो आशीष भाई से हम पहले भी मिल चुके थे, वो वीडियो थोड़ा डिलीट हो गया था। बहरहाल आज अचानक से मुलाकात हो गई, तो हमने कहा देखते हैं। और शायद यहाँ पे फिर 3-4 दिन या 6-7 दिन का मेला भी रहेगा। एक मेला निपट गया, अभी एक क्या था, स्रोत महोत्सव था तारादत्त फाउंडेशन का, वो निपट चुका है। उससे पहले एक और मेला निपट चुका है, और अभी धरोहर है और एक विरासत, फर्स्ट विरासत धरोहर 3.0 का मतलब ये तीसरी बार इसका आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। तो आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय बद्री विशाल, जय श्री केदार, जय माँ गंगा, जय माँ यमुना। और फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल के साथ आई विल जस्ट कमिंग बैक आफ्टर ए न्यू वीडियो एपिसोड। सो कीप विद अस, वॉच विद अस, ज्वाइन विद अस, and wish to you all the best. Thanks a lot.